नमस्कार दोस्तों। हर रोज़ आप इंटरनेट चलाते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट आखिर चलता कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंटरनेट का कोई असली मालिक है? क्या ये किसी एक इंसान के कंट्रोल में है? क्या गूगल ही इसका राजा है, या एलन मस्क जैसे कोई टेक्नोलॉजी टाइटन, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई मालिक नहीं, बस सब अपने अपने हिस्से से जुड़े हुए हैं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। कौन है इंटरनेट का असली मालिक और डोमेन नाम के पीछे का सच क्या है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो बातें जो इंटरनेट पर हर दिन होती है, लेकिन जिनका सच बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब जब हम ये सवाल पूछ ही चुके हैं कि इंटरनेट का असली मालिक कौन है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट असल में होता क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटरनेट मतलब गूगल, यूट्यूब या सोशल मीडिया ही सब कुछ है। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर हम दिखाई देने वाले ऐप्स और वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं। असल में इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो लाखों करोड़ों छोटे बड़े कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, सर्वर और डेटा सेंटर्स को आपस में जोड़ता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि एक शहर में हर घर एक सड़क के ज़रिए दूसरे घरों से जुड़ा होता है, वैसे ही इंटरनेट पर हर डिवाइस एक दूसरे से डिजिटल रास्तों के ज़रिए जुड़ा होता है। ये रास्ते कौन बनाता है? ये बनते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स और वायरलेस नेटवर्क्स की मदद से। और इसी रास्ते से आपकी जानकारी, जैसे कि व्हाट्सएप का मैसेज या यूट्यूब की वीडियो, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। हर डिवाइस का इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस होता है उस डिवाइस का डिजिटल पता, जैसे कि आपके घर का पिन कोड। लेकिन चूंकि इंसानों को नंबर याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए हमने आईपी एड्रेस की जगह नाम देना शुरू किया, जैसे कि www.google.com। और यही से आती है डोमेन नेम सिस्टम की ज़रूरत, जो हम अगले सेक्शन में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इंटरनेट कोई एक कंपनी या सरकार नहीं चलाती। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें लाखों लोग, कंपनियां और सिस्टम मिलकर काम करते हैं, और इसे इस्तेमाल करने वाला हर इंसान इस सिस्टम का एक छोटा हिस्सा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इंटरनेट असल में एक नेटवर्क है, एक ऐसा डिजिटल जाल जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि www.google.com या www.youtube.com, तो ये नाम कैसे तय होते हैं? क्या कोई कुछ भी रख सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हर वेबसाइट के पीछे एक यूनिक डिजिटल पता होता है जिसे कहा जाता है आईपी एड्रेस, और ये एक नंबर होता है, जैसे कि 192.168.0.1। लेकिन इंसानों के लिए ऐसे नंबर याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए इंटरनेट पर नाम देने की एक खास व्यवस्था बनाई गई है जिसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डीएनएस। और ये डीएनएस एक तरह से इंटरनेट की फ़ोन बुक है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके फ़ोन में आपने अपनी माँ का नाम माँ सेव कर रखा है, लेकिन जब आप उस पर कॉल करते हैं तो मोबाइल नेटवर्क असल में उस नाम को पढ़कर नहीं, उसके पीछे छिपे फ़ोन नंबर पर कॉल करता है। ठीक उसी तरह जब आप इंटरनेट पर www.google.com टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उस नाम को नहीं, उसके पीछे छिपे आईपी एड्रेस पर जाता है। डीएनएस जो है वो उस नाम को नंबर में बदलता है और फिर आपका ब्राउज़र उस वेबसाइट तक पहुंचता है। अब सवाल आता है कि ये नाम कौन तय करता है? तो यही आता है एक खास संस्था का नाम ICANN। ICANN यानी कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो तय करती है कि कौन सा डोमेन नाम किसे मिलेगा और कौन सा नाम किस कैटेगरी में आएगा। जैसे कि .com, .org, .in, .gov, ये सब अलग अलग कामों और लोगों के लिए बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर वेबसाइट बनाना चाहे तो उसे किसी डोमेन रजिस्ट्रार के ज़रिए ICANN के सिस्टम में एक नाम रजिस्टर करवाना होता है, और तब जाकर मिलता है आपको वेबसाइट्स का नाम, जैसे कि www.merablog.com या www.gharwale.org जैसे नाम। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर हर नाम किसी न किसी सिस्टम के तहत दिया जाता है, कोई मनमानी नहीं होती। और ये सिस्टम सिर्फ नाम ही नहीं, पूरे इंटरनेट के नेविगेशन की रीढ़ की हड्डी है। अब आपने जाना कि जब भी आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो उसे आपके डिवाइस तक लाता है, और इस सिस्टम को चलाने वाले लोग और संस्थाएं कौन हैं, ये हम अगले हिस्से में जानेंगे। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हर वेबसाइट का एक नाम होता है और उस नाम के पीछे छिपा होता है एक आईपी एड्रेस, यानी कि एक डिजिटल पता। लेकिन सवाल ये है कि ये नाम तय कौन करता है?
क्या कोई इंसान बैठा है जो डिसाइड करता है कि किसे कौन सा नाम मिलेगा? नहीं, असल में ये काम करती है एक संस्था जिसका नाम है ICANN। ICANN का पूरा नाम है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसे 1998 में शुरू किया गया था। इसका काम है डोमेन नेम्स देना और उनका रिकॉर्ड रखना, हर वेबसाइट का IP एड्रेस मैनेज करना, इंटरनेट के रूट सर्वर्स को ऑपरेट करना और पूरा डोमेन नेम सिस्टम चलाना। आप इसे इंटरनेट का एक ट्रैफिक मैनेजर समझ सकते हैं जो ये तय करता है कि कौन सी वेबसाइट किस नाम से जानी जाएगी और वो नाम कहाँ से जुड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ICANN कोई सरकारी संस्था नहीं है और न ही किसी एक देश के अंडर काम करती है। ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसमें दुनिया भर के तकनीकी एक्सपर्ट्स, कंपनियां और पॉलिसी मेकर शामिल होते हैं। हालांकि शुरुआत में ICANN का काफ़ी हद तक नियंत्रण अमेरिका की सरकार के पास था, लेकिन 2016 में ICANN को ऑफिशियली ग्लोबल कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया। अब ICANN को कोई एक देश ऑपरेट नहीं करता, बल्कि ये पूरी दुनिया के डिजिटल स्टेक होल्डर्स की भागीदारी से चलता है। तो क्या ICANN इंटरनेट का असली राजा है? जवाब थोड़ा सा हाँ और थोड़ा सा नहीं, क्योंकि ICANN इंटरनेट को चलाता जरूर है, लेकिन वो इंटरनेट का मालिक नहीं है। इंटरनेट किसी एक इंसान, कंपनी या सरकार की मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इकोसिस्टम है और ICANN उस सिस्टम को सुचारू और सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद करता है। दोस्तों, जब आप सुनते हैं कि ICANN नाम की संस्था अमेरिका में है और जब आपको पता चलता है कि बहुत से रूट सर्वर्स, टेक्नोलॉजी कंपनियां और इंटरनेट सिस्टम्स अमेरिका से जुड़े हैं, तो जहन में एक सवाल आता है कि क्या अमेरिका इंटरनेट का मालिक है? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है। जब ICANN की स्थापना 1998 में हुई थी, तब इसे अमेरिका की सरकार के अंतर्गत शुरू किया गया था। उस समय अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास ICANN की जिम्मेदारी थी और ICANN के कई फैसले अमेरिकी नीतियों के मुताबिक लिए जाते थे। इस वजह से कई देशों को लगा कि एक ग्लोबल चीज़ जैसे कि इंटरनेट पर किसी एक देश का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए और इसीलिए साल 2016 में अमेरिका की सरकार ने ICANN को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में दुनिया के सामने छोड़ दिया, यानी अमेरिका ने अपना औपचारिक नियंत्रण छोड़ दिया। अब ICANN एक ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम के तहत काम करता है, जिसमें अलग अलग देशों, कंपनियों, टेक एक्सपर्ट्स और समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। तो आज की तारीख में अमेरिका इंटरनेट का मालिक नहीं है, लेकिन इतिहास और टेक्नोलॉजी दोनों में उसका योगदान जरूर रहा है। और चूंकि इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रूट सर्वर्स और बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, मेटा, क्लाउडफ्लेयर अब भी अमेरिका में स्थित है, इसीलिए अमेरिका का प्रभाव आज भी इंटरनेट सिस्टम्स में महसूस किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका सब कुछ कंट्रोल करता है। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है और इसे चलाने में पूरी दुनिया की भागीदारी होती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है कि इंटरनेट किसी एक देश की जागीर नहीं है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इंटरनेट कैसे चलता है, नाम कैसे तय होते हैं और ICANN जैसे संस्थानों का क्या रोल होता है। लेकिन अब हम जानेंगे उस सिस्टम के बारे में जो इंटरनेट के पूरे नेविगेशन की रीढ़ की हड्डी है, और वो है रूट सर्वर्स। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं जैसे कि www.google.com, तो आपका कंप्यूटर सबसे पहले एक सवाल करता है कि google.com नाम की वेबसाइट का IP एड्रेस क्या है। इस सवाल का जवाब देने के लिए इंटरनेट DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल करता है और उस सिस्टम की सबसे ऊपरी परत होती है रूट सर्वर्स। पूरी दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ 13 रूट सर्वर्स होते हैं जिन्हें A से लेकर M तक अल्फ़ाबेटिकली नाम दिया गया है। ध्यान दीजिए कि इनकी संख्या 13 है, लेकिन उनकी फिजिकल कॉपीज़ यानी कि इंस्टेंसेस दुनिया भर में फैली हुई है। यानी एक रूट सर्वर की कई लोकेशंस हो सकती है ताकि अलग अलग देशों में इंटरनेट तेज़ी से काम कर सके। इन रूट सर्वर्स को अलग अलग संगठनों द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि ICANN A रूट सर्वर, वेरीसाइन J रूट सर्वर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, डिफेंस डिपार्टमेंट की एक एजेंसी और कुछ अन्य टेक ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 13 कंप्यूटर है। असल में ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है जिसकी मदद से इंटरनेट की रीढ़ यानी कि DNS हायरार्की को मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, रूट सर्वर्स का काम होता है DNS क्वेरीज को सबसे ऊपर से शुरू करके नीचे की दिशा में भेजना। यानी जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले रूट सर्वर को पूछा जाता है कि भाई .com डोमेन कहाँ मिलेगा। तो रूट सर्वर आगे कहता है कि .com की जानकारी इस सर्वर के पास है, उससे पूछ लो। और इसी तरह क्वेरी नीचे जाती है जब तक कि आपको सही वेबसाइट का IP मिल जाए। तो देखा आपने, रूट सर्वर्स किसी वेबसाइट को होस्ट नहीं करते, लेकिन वे तय करते हैं कि किस दिशा में पूछताछ भेजनी है
और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि रूट सर्वर्स इंटरनेट का दिल है, जिनके बिना एक सेकंड में करोड़ों वेबसाइट्स तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि इंटरनेट एक आज़ाद और खुली दुनिया है जहां कोई भी कुछ भी बना सकता है, लिख सकता है और देख सकता है। लेकिन क्या इंटरनेट सच में पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि विकेंद्रित है? तो इसका जवाब है कुछ हद तक हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। इंटरनेट की मूल संरचना जैसे कि डीएनएस सिस्टम, रूट सर्वर्स और आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, ये सब कुछ संस्थाएं और सिस्टम्स के द्वारा सेंट्रल रूप से रेगुलेट होते हैं। उदाहरण के लिए ICANN डोमेन नाम तय करता है, वेरीसाइन कुछ रूट सर्वर्स को संभालता है और बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़ॉन, क्लाउडफ्लेयर बहुत सारा इंटरनेट ट्रैफिक संभालती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर बहुत कुछ ही बड़े संगठनों के पास केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बहुत से लोग और संस्थाएं इस मॉडल को बदलने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वेब 3.0 और ब्लॉकचेन आधारित इंटरनेट मॉडल, जहां वेबसाइट्स और डेटा किसी एक सर्वर पर नहीं बल्कि कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसे सिस्टम में न तो कोई सेंट्रलाइज्ड गेटकीपर होता है और न ही एक सिंगल कंपनी जो आपके डेटा को कंट्रोल करे। हालांकि ये तकनीक अभी विकासशील यानी कि डेवलपिंग है और मुख्य धारा में आने में समय लगेगा, लेकिन आज की तारीख में हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंटरनेट एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर काम करता है, जिसमें कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज्ड है और कुछ डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। यानी ना तो इंटरनेट पूरी तरह आज़ाद है और ना ही पूरी तरह किसी एक के कंट्रोल में। इंटरनेट एक इवॉल्विंग सिस्टम है जो हर दिन बदल रहा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इंटरनेट का सिस्टम कैसे काम करता है, उसे कौन संभालता है और कितना सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन सवाल ये है कि भविष्य में इंटरनेट कैसा होगा? क्या आज जैसा ही रहेगा या फिर बदल जाएगा सब कुछ? दरअसल आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे वेब 2.0 कहा जाता है, जहां ज़्यादातर कंट्रोल कुछ बड़ी कंपनियों के पास होता है जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन वगैरह। लेकिन अब दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है वेब 3.0 की तरफ। वेब 3.0 ये एक नया सोच है जहां इंटरनेट ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, यूज़र कंट्रोल्ड और ट्रांसपेरेंट होगा। इस सिस्टम में डाटा किसी एक सर्वर या कंपनी के पास नहीं रहेगा, बल्कि अलग अलग कंप्यूटर्स पर बांट दिया जाएगा, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड स्टोरेज। वेब 3.0 में टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी कि डी एप्स इस्तेमाल होती है। उदाहरण के लिए आज अगर आपकी वेबसाइट का नाम ICANN के सिस्टम से आता है जैसे कि .com.org, तो भविष्य में आप इथीरियम ब्लॉकचेन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट को .eth नाम से रख सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां डोमेन का मालिकाना हक पूरी तरह से यूज़र के पास होता है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पास। साथ ही साथ कई देशों की सरकारें भी इंटरनेट पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन नीति, जिससे डाटा देश में ही स्टोर हो, EU का GDPR जो डेटा प्राइवेसी पर फोकस करता है, और चाइना का ग्रेट फायरवॉल जहां सिर्फ अप्रूव्ड वेबसाइट से चलती है। ये सब दिखाता है कि आने वाले समय में इंटरनेट का नक्शा बहुत अलग हो सकता है। कहीं ये ज़्यादा स्वतंत्र होगा और कहीं ज़्यादा नियंत्रित। लेकिन एक बात तय है, इंटरनेट एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये लगातार बदल रहा है और बदलता रहेगा। अब ये हम पर है कि हम इस बदलते इंटरनेट को समझें, अपनाएं और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अब जब आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो चलिए एक बार सारी बातों को एक नज़र में दोहराते हैं। दोस्तों, इंटरनेट एक जगह नहीं बल्कि एक दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क है, जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। हर वेबसाइट का एक डोमेन नाम होता है, जैसे कि www.google.com, जो असल में एक नंबर यानी कि IP एड्रेस से जुड़ा होता है। इन नामों और नंबरों को संभालने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है DNS, और इस DNS सिस्टम को रेगुलेट करती है एक संस्था ICANN यानी कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। शुरू में ICANN पर अमेरिका का नियंत्रण था, लेकिन 2016 के बाद ये एक स्वतंत्र ग्लोबल संस्था बन गई। इंटरनेट का मूल ढांचा जैसे कि रूट सर्वर्स दुनिया भर में फैले हैं, लेकिन उन्हें कुछ बड़ी संस्थाएं ऑपरेट करती है। और आज का इंटरनेट एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर काम करता है, कुछ हिस्सा सेंट्रलाइज्ड है और कुछ हिस्सा डिसेंट्रलाइज्ड। भविष्य में हम वेब 3.0, ब्लॉकचेन डोमेन्स और कस्टमर कंट्रोल्ड सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही सरकारें भी अपने नियम बना रही हैं, जिससे इंटरनेट का स्वरूप हर देश में अलग होता जा रहा है। अब सवाल फिर वही कि क्या इंटरनेट का कोई एक मालिक है? तो और जवाब है इसका नहीं। इंटरनेट किसी एक इंसान, कंपनी या सरकार का नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया मिलकर चला रही है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर कुछ संस्थाओं का ज़्यादा प्रभाव जरूर है, और इसीलिए इंटरनेट का असली मालिक कोई नहीं, लेकिन जिम्मेदार हर यूज़र है।
आप, हम और हर वो इंसान जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है वो इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा है और उतना ही जिम्मेदार है इसे समझने, सुरक्षित रखने और इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये दुनिया डिजिटल है लेकिन इसके फैसले आपके समझने से बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे गहराई वाले कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इंटरनेट का फ्यूचर कैसा होना चाहिए? ज़्यादा खुला और स्वतंत्र या ज़्यादा सुरक्षित और नियंत्रित? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जहां हम तकनीक, रहस्य और ज्ञान को आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये है ज्ञान तंत्र, जहां खुलते हैं डिजिटल राज गहराई से लेकिन सरलता के साथ।